friends, I am Kumar Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic related to electrostatic. आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अबाउट एप्सिलॉन नॉट। लास्ट क्लास में हम लोग 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देख रहे थे। एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, चेंज करता है। और ये वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, इसके इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ देखिए अबाउट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। इंग्लिश हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.8। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका वैल्यू आता है, यूनिट आता है, डायमेंशन आता है। ये बात दिमाग में रख लीजिए आप लोग। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसका एक और यूनिट लिखा जाता है Fm-1। F है यहाँ फेराड है, फेराडे नहीं, याद रखिएगा क्या है, फेराड। ये क्या है, फेराड। फेराडे अलग चीज है, फेराड अलग है। बहुत लोग इसको फेराडे बोलते हैं। एकदम समझ लीजिए एक बात को, संदीप सर जो पढ़ा रहे हैं वो रिसर्च करके पढ़ा रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ नहीं। जो भी हम आपको बोर्ड में लिख रहे हैं वो 100% करेक्ट एंड एररलेस। ठीक है, तो ये इसका यूनिट एक और होता है Fm-1। इसको हम लोग बोलते हैं, F जो है यहाँ फेराड है, फेराडे नहीं है, ये याद रखिएगा। इसका ये भी वैल्यू बहुत लोग लिखते हैं 8.86 × 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम इसके बदले Fm-1 लिख सकते हैं, या फेराड पर मीटर भी। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, F फेराड पर मीटर। ओके, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट यही हो गया, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट यही हो गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या हम इसके बदले Fm-1। ये तो सभी बच्चा लगभग जानता है, ये कम, और यही आपके एग्जाम में आता है, यही आपके एग्जाम में आता है। इसका जो डायमेंशन है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁴ a⁴। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपका एसएससी बोर्ड हो, सबसे ज्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक से, जो अभी हम चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बता रहे हैं, उसी से। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखे थे, कूलम्स लॉ देखे थे। कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ उसके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कूलॉम नियम का गुण। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम आप याद कर लीजिए। इसमें 3 टॉपिक है, 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट का है कूलम्स लॉ इज अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्ज। कूलॉम का जो नियम है वो किसके लिए मान्य है, बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश दैट मींस पॉइंट चार्ज। तो बिंदु आवेश क्या है, वो चार्ज अगर है ना, 2 चार्ज अगर है, मान लीजिए कोई 2 चार्ज है। हेलो स्टूडेंट, माइक लगाना भूल गए थे, थोड़ा अगर आवाज़ शुरू में कम गया हो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, तो कूलॉम नियम का गुण फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं इसको। कूलम्स लॉ इज अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्जेज। कूलॉम का नियम जो है वो बिंदु आवेश के लिए मान्य है। बिंदु आवेश क्या हो गया कि 2 अगर चार्ज है और दोनों एक दूसरे से अगर उसका साइज कुछ भी है और उस साइज के कंपेयर में उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है और शेप क्या है, डिस्टेंस के कंपेयर में कम है, तो वो दोनों चार्ज कौन चार्ज कहलाएगा, पॉइंट चार्ज कहलाएगा। एक बात दिमाग में रखिएगा, मान लीजिए कोई छोटा चार्ज है, ठीक है, इतने साइज का, मान लीजिए जितना बड़ा हम ये कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, ब्लैक, ये 2 चार्ज है। इस दोनों चार्ज का जो आकार है, साइज है, वो इस दोनों के जो बीच डिस्टेंस है उसके कंपेयर में क्या है, कम है। तो
तो ये दोनों चार्ज कौन चार्ज कहलाएगा? पॉइंट चार्ज कहलाएगा। जैसे कि बहुत बच्चा क्या सोचता है कि ये दोनों सर, ये दोनों अगर नज़दीक में है, ठीक है, इस दोनों का शेप कुछ है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जा कर के रख दिए, जबकि आपको क्या लग रहा है, ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो आप क्या बोलिएगा, सर ये पॉइंट चार्ज कैसे होगा, ये बिंदु आवेश कैसे होगा? तो ये दोनों को हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दिए, मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रख दिए, तो इसका जो आकार है, इसका जो साइज है, शेप है, उसके कंपेयर में ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो ज़्यादा है, तो ये दोनों कौन चार्ज कहला जाएगा? पॉइंट चार्ज। जैसे कि आप मान लीजिए ये अर्थ और मून, दोनों का, अर्थ और सन दोनों बहुत बड़ा है, दोनों को हम पॉइंट चार्ज में कैसे लेंगे? लेकिन ये दोनों के जो बीच जो डिस्टेंस है, इस दोनों के साइज के कंपेयर में क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो हम सन और अर्थ को भी, सूर्य और पृथ्वी को भी पॉइंट चार्ज के रूप में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दोनों की जो बीच की दूरी है, इस दोनों के आकार, इस दोनों की रेडियस, इस दोनों की त्रिज्या से क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट होता है, साइंस है, ये नहीं कि कोई एकदम बहुत छोटा है तो उसी को हम बिंदु आवेश मानेंगे, ऐसा फिजिक्स में या साइंस ऐसा कहता नहीं है। ओके, चलिए, तो ये बात हो गया। कूलम्स लॉ वर्क्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। हिंदी में क्या लिखे हैं? कूलम नियम अनंत दूरी से, अनंत दूरी के ब्रैकेट में लिखे हैं इन्फिनिटी किलोमीटर। इन्फिनिटी किलोमीटर भी बहुत लोग लिखते हैं, मीटर भी। आप इन्फिनिटी के साथ यूनिट किलोमीटर लगाइए, मीटर लगाइए, सेंटीमीटर लगाइए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। से कितना दूरी तक? नाभिकीय दूरी तक। तो आप न्यूक्लियर डिस्टेंस में देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? 10⁻⁻15। नाभिकीय दूरी में क्या लिखे हैं? 10⁻⁻15। क्यों लिखे हैं? क्योंकि नाभिक का जो दूरी होता है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि कूलम्स लॉ कहाँ से कहाँ तक कार्य करेगा, कहाँ से कहाँ तक वर्क करेगा? इन्फिनिटी से लेकर के न्यूक्लियर डिस्टेंस तक। कितना डिस्टेंस तक? न्यूक्लियर डिस्टेंस तक। कैसे कार्य करेगा? आप लोग एक बात दिमाग में रखिए बच्चा, कि ध्यान से कोई भी चीज़ को सुनिए। पढ़ाई जो होता है सिर्फ लिखने से नहीं, सुनने और समझने से ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए ये आपका एक एटम है, इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का कुछ रेडियस होता है, इसका जो मान लीजिए रेडियस कितना? आर। इसका जो आर का वैल्यू है, किसका आर का वैल्यू सर? न्यूक्लियस का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। इसको हम लोग 1 फर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 फर्मी। ओके, तो इसका जो रेडियस होता है कितना होता है? एटम का 10⁻⁻15। इसका मतलब है कि कूलम्स लॉ कहाँ से कहाँ तक वर्क करता है? इन्फिनिटी से लेकर के न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब 10⁻, यहाँ अगर सेंटर है ये, अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा? 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाहर, न्यूक्लियस से बाहर कार्य करेगा, इसके अंदर वर्क कूलम्स लॉ नहीं करेगा, क्योंकि कूलम्स लॉ में अट्रैक्शन भी होता है, साथ साथ रिपल्सन भी होता है ना इसका। लेकिन न्यूक्लियस में यहाँ कूलम्स लॉ वर्क नहीं करता है। कूलम्स लॉ कौन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। और यहाँ जो होता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर दो तरह का होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन सिर्फ क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो पॉजिटिव क्या करता है? एक दूसरे को रिपल्सन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्षण। लेकिन यहाँ पर विकर्षण या रिपल्सन अंदर में होता नहीं है। दैट मीन्स वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो कूलम्स लॉ वर्क करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करता है इन्फिनिटी से न्यूक्लियर डिस्टेंस तक, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस से बाहर। ओके, तो ये सब बात समझने वाला है। ओके, ध्यान से इसको लिखिए। उसको
कूलम्ब्स लॉ का हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है एग्ज़ाम में, तो जितना तक हम बोलें वहाँ तक लिखिएगा। आप तीनों प्रॉपर्टी लिखिएगा। अगर दो भी बोले एग्ज़ाम में कि कूलम्ब्स नियम का, कूलम्ब्स लॉ का 2 प्रॉपर्टी लिखें, कूलम्ब नियम का 2 गुण लिखें, तो आप एकदम याद रखिए कि अगर हम एक ज़्यादा भी लिख देते हैं तो हमें नंबर, ऐसा नहीं कि नंबर कम मिलेगा, नहीं, नंबर उतना ही मिलेगा जितना हमें मिलना चाहिए। उससे आपके लिए थोड़ा टीचर के मन में एक बात आ जाता है कि बच्चा जानता है एक प्रॉपर्टी लिख दिया तो नंबर जहाँ एक मान लीजिए 3 मार्क्स का है, आपको 2 देने वाला है वो, तो आपको 3 नंबर दे देगा वो। 2 नंबर आप है, 2 नंबर्स का 1 देने वाला है, शायद आपको 2 मार्क्स दे दे। तो ये सब बात को फॉलो करिए, मार्क्स को उठाने का ये सब नियम है। देखिए आप तीनों प्रॉपर्टी लिखिएगा, साथ साथ यहाँ पर जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये अगर एक्सप्लेन कर दिए तो ज़बरदस्त बात हो जाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन इन मोशन ऑन स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। कूलम्ब नियम दर्शाता है कि परमाणु में नाभिक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में गति करता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है एटम में किस अवस्था में गति करता है? स्टेबल ऑर्बिट में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थायी कक्षा बोलते हैं। चलिए अब जैसे कि मान लीजिए ये आपका एटम है, ओके, ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो प्लस जेड होता है। जेड यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। और ई क्या है? चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। प्लस जेड ई जो होता है ये होता है न्यूक्लियस का चार्ज। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? -e, और प्रोटॉन के पास +e, इसलिए यहाँ प्लस जेड ई लिखे हैं। ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब मान लीजिए ये दोनों की जो बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है सर? बोलिएगा r है। कितना है? r है। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। ओके, जब ये अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है तो इसके साथ एक फोर्स एक वेलोसिटी भी होता है, जिसको हम लोग कौन वेलोसिटी बोलते हैं? ये लीनियर वेलोसिटी है। और सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करता है तो लीनियर के साथ साथ उसके साथ एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। अगर कोई वस्तु या कण या आवेश वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके साथ रेखीय गति के साथ उसके साथ कोणीय वेग भी होता है। इंग्लिश में बात करें तो कोई चार्ज, कोई पार्टिकल या कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर जब मूव करता है, मोशन करता है, तो उसके साथ लीनियर वेलोसिटी भी होता है और साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। जो बच्चा 11th पढ़े होंगे v = ω/r, ये ओके। लीनियर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एंगुलर वेलोसिटी। रेखीय वेग कोणीय वेग से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये सब बात आप लोगों का कुछ पोर्शन 9th का है, कुछ पोर्शन 11th का है। ओके, चलिए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गति मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है जब तक कि उस पर 2 फोर्स इक्वल लगे और एक दूसरे के क्या हो? अपोजिट हो। वो 2 फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है और एक क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ओके, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। हिंदी में अगर बात करें तो कोई भी वस्तु, कोई भी कण या कोई भी चार्ज, अगर कोई भी कण है, अगर वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसके पर 2 फोर्स लगता है और एक दूसरे के अपोजिट होता है। वो होता है अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय जो होता है वो केंद्र की ओर लगता है, अपकेंद्रीय जो होता है केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इंग्लिश में बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, ओके, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। चलिए, तो सेंट्रीपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय, वो किधर लगेगा सर? अंदर के तरफ। सेंट्रीपिटल किधर लगेगा? अंदर के तरफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय। और एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा किधर सर? बाहर की तरफ, सेंटर से
बाहर, ये सेंटर है तो इससे क्या लगेगा, बाहर। ठीक है, ये भी फोर्स और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होगा, बराबर, और एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट। अब मान लीजिए कोई फोर्स है, मान लीजिए ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, हम भी इधर खींच रहे हैं 5 न्यूटन से, आप भी इधर खींच रहे हैं कितना न्यूटन से, 5 न्यूटन से, तो ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। उसी तरह से ये जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, जितना अंदर लग रहा है उतने बाहर लग रहा है, इसलिए ये अस्थायी कक्षा स्टेबल ऑर्बिट में ये मोशन करेगा, गति करेगा। ध्यान से सुनते जाइएगा। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। हिंदी में बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर कौन बल, अभिकेंद्रीय बल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। क्या होता है, mv²/r। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट, या नहीं भी मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओके, यहाँ जो m है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। भी जो होता है वेग, किसका वेग सर, इलेक्ट्रॉन का ना। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। और आर क्या है मेरा, रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हिंदी में अगर बात करें इसको बोलते हैं कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या। जिस वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसी को क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षा की त्रिज्या। तो ये हो गया, ओके। अब यहां लगेगा एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर से किधर लग रहा है, प्लस से माइनस के तरफ। तो इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो वर्क करेगा वो किस तरह से वर्क करेगा, वो वर्क करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तरह वर्क करेगा। किस तरह से वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी में अगर बात करें तो आप केंद्रीय बल, इसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर या स्थिर विद्युत बल, विद्युत बल। इसका जो फॉर्मूला होता है, आप अभिकेंद्रीय बल किस रूप में काम कर रहा है, स्थिर विद्युत बल। इंग्लिश में बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोल रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ अभी तुरंत हम लोग डिस्कशन किए हैं। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय क्या सर जी, R²। ओके, तो यहाँ जो है, यहाँ तक आ रहा है सुप्रिया, यहाँ तक, बस इतने तक। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद नीचे जगह नहीं आ रहा है, आगे हम बताते हैं, इसको ध्यान से लिखिए। एक बात याद रखिएगा, इसको आप लोग बोलना सीख जाइए, एप्सिलॉन नॉट, जल्दबाजी में एप्सिलॉन बोल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं। तो यहाँ जीरो लगा हुआ है तो बहुत लोग इसको नॉट भी पढ़ते हैं या फिर जीरो, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। ओके, चलिए, ये सिर्फ रहेगा तो एप्सिलॉन, ये सिर्फ रहेगा तो एप्सिलॉन आर, ये रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। ओके, चलिए अब हम लोग इसके आगे देखें
तो चलिए यहाँ दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच एक Q1 और एक Q2। तो अगर हम लोग फिगर से देखें, कट हो जाएगा। चलिए, तो Q1 के रूप में हम क्या बोले, यहाँ चार्ज है, कितना है न्यूक्लियस के पास चार्ज, प्लस Ze, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस C। ऐसा नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी हम एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के बारे में हम वर्क कर रहे हैं। तो Q1 कितना है मेरा, प्लस Ze न्यूक्लियस का चार्ज, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, माइनस E। तो यहाँ एक बात अगर हम बात करें तो Q1 और Q2 का जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Ze और Q2 के जगह E, और नीचे क्या लिखा हुआ है, R²। जो बच्चा ध्यान से देखिएगा या सुनिएगा वही समझिएगा, अदरवाइज उसके लिए फिजिक्स या कोई भी विषय नहीं है। ओके, तो यहाँ माइनस E। अब बच्चा क्या बोलेगा कि सर यहाँ ना तो आप प्लस दिए ना तो माइनस दिए, प्लस नहीं भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब क्या बोलिएगा सर माइनस तो देना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस हम नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जहाँ वेक्टर क्वांटिटी होगा वहाँ पे साइन हम अप्लाई नहीं करेंगे। जो सदिश राशि होगा, बल एक सदिश राशि है, वहाँ पर हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। यही अगर स्केलर होता, अदिश होता, तो वहाँ पर हम प्लस माइनस हम लोग यूज करते। ओके, ये बात को याद रखना है। तो ये जब आप इसको लिखिएगा तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² बाय R²। ओके, तो यहाँ पर हमें लिख देना है कि प्लस यहाँ जो प्लस Z है प्लस Ze है, वो क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक का आवेश। और माइनस E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना सा तो हिंदी आप लोग जानते ही जानते हैं। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अभी हम क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि ये दोनों फोर्स क्या होगा, बराबर ना, ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी केंद्रीय बल और अप केंद्रीय बल एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर अभी केंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, अभी यहाँ लिखा हुआ था, वो कितना था, mv²/r। और यहाँ जो है अभी जो हम लोग अब केंद्रीय बल निकाले हैं, इंग्लिश में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, वो कितना निकाले हैं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/r²। दैट मीन्स ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है ना। इस कारण ये क्या है सर, एक इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल ऑर्बिट में मूव न्यूक्लियस के चारों ओर करता है। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अस्थायी कक्षा में गति करता है। ओके, इसको लिखिए। फिगर तो बनाना ही है आपको, जो फिगर नहीं बनाइएगा उसे फिजिक्स पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है।
अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। ओके, कूलम्स लॉ को किस फॉर्म में सर? वेक्टर फॉर्म में। कूलम्स लॉ किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। ओके, चलिए यहाँ लिखते हैं लेट Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस ओके, यहाँ क्या लिखे हैं? लेट Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन एयर। माना कि Q1 और Q2 दो आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर है, किस में है? एयर में है। तो हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, ये एक चार्ज, ये सेकेंड चार्ज, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r। ओके, ये सब आपको बेसिक क्लास में बताए हैं वेक्टर में कि अगर कोई वेक्टर है, ऐसा मत समझिएगा कि ये अगर a वेक्टर है और ये अगर b वेक्टर है तो ये वाला को हम प्लस लेंगे और ये वाला को माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। ये गलत धारणा है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसके लिए ये निगेटिव, अगर बात करें तो इसके लिए कौन निगेटिव? ये निगेटिव। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? निगेटिव है। ठीक है, इसके लिए ये निगेटिव होगा और इसके लिए ये निगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या होगा? निगेटिव। और इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? नेगेटिव। एक दूसरे के लिए क्या है? निगेटिव है। ऐसा मत सोचिएगा वेक्टर में कि जो राइट साइड जा रहा है, जो दायां तरफ है वो प्लस है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये सब चीज़ आपको हम बेसिक क्लास में बताते हैं। हाँ, क्या होता है कि जिसका ज़्यादा वैल्यू होता है उसमें हम कम वाले वैल्यू को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ओके, ये सब बात को हम लोग आगे भी देखेंगे। मान लीजिए ये मेरा चार्ज Q1 और ये मेरा चार्ज Q2। ओके, इस पे ये फोर्स लगाया, इस पे कौन फोर्स लगाया? Q2। मान लीजिए कितना लगाया? F12। ओके, 1 पर किसने लगाया? 2 ने। और 2 पर लगाया 1, कितना सर? F21। मतलब 2 पे किसने लगाया? 1। ओके, बहुत लोग इसी फिगर को इस तरह से बताते हैं। ठीक है, r के जगह और यहाँ हम यूनिट वेक्टर लिखें तो इस तरफ यूनिट वेक्टर हम r यूनिट वेक्टर भी दे सकते हैं। किधर से किधर? Q1 से Q2, r के साथ यूनिट वेक्टर लगा देंगे। और इधर से इधर दें तो ये भी क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। बहुत लोग क्या लिखते हैं कि 2 से 1 तो 2 1 और 1 से 2 तो 1 2। ओके, अब बहुत लोग क्या लिखते हैं इसी को, अगर मान लीजिए तो 1 2, इसका भी मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 से किधर जा रहा है? 1 की ओर। और इसी को क्या लिख देते हैं? 2 1। ओके,
इस जगह बहुत लोग क्या लिखते हैं R12 या R21, यहाँ पर R21 या R12। आप लोग देखिएगा ये दोनों जो हम लिखे हैं ये ABC और एस चंद में है बुक में, और ये जो है आपका भारती भवन में है। किस में है? भारती भवन का जो बुक आता है। ओके, लेकिन दोनों, ये भी यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, और ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है? ये चारों जो हम दिखाए हैं वो किसके बराबर है? R यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो सारे झंझट को अगर हम हटा दें यहाँ से, क्योंकि यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, यही बात बोलते हैं बाबू कि अगर आप वीडियो पूरा सुनते हैं तभी समझिएगा। तो हम सीधा यहाँ क्या लिख देंगे? R यूनिट वेक्टर, यहाँ भी R यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। ओके, 100% करेक्ट, एरर लेस। ठीक है, याद दिमाग में रख लीजिएगा, तभी बोर्ड पे लिखते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेरा ही प्लाज्मा फिजिक्स जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वही स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह लोग भी पढ़ रहे हैं, तो उनको तो सही चीज़ चाहिए। तो ये सब बात को दिमाग में रखिए और सुना कीजिए। तो हम R21 लिखें, R12 लिखें या R लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है और सबसे आसान यही हमें लगता है। जब आप बड़ा एजुकेशन प्राप्त कर लीजिएगा तो आपको ये सब चीज़ लगेगा कि ओह, बचपन में ये सब में बड़ा उलझते थे हम लोग, जबकि छोटा बात है वो। ओके, तो यहाँ अगर हम लिखें F12, यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 ना। तो हिंदी में अगर बात करें, चार्ज Q1 पर बल चार्ज Q2 के कारण ना। F21 लिखें तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। 2 पर कौन लगा रहा है? 1 ना। F21 का मतलब 2 पर कौन लगा रहा है? 1, और F12 का मतलब 1 पर 2। तो ये सब बात को ध्यान से देखिए। ओके, हम एक बात बोले, एक बात हम क्या बोले थे कि अगर इस तरफ कोई वेक्टर है और इस तरफ वेक्टर है, तो दिमाग में एक बात रखिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि यही प्लस लिखेंगे यही माइनस लिखेंगे, नहीं, हम इसको भी प्लस लिख सकते हैं और इसको माइनस। ठीक है, उसके लिए सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे F12 अगर लिखते हैं, F12 का अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो F12 मतलब 1 और 2, 1 पर कौन लगाया? 2, तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, और हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में। तो यहाँ पे किससे गुना कर देंगे? R यूनिट वेक्टर, लास्ट क्लास में यहाँ बताए थे हम। अब बहुत लोग देखिए R12 R21 ये सब लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में 5 मिनट डिस्कशन हम किए हैं। ओके, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट। ओके सर, या रहने दीजिए, इक्वेशन नहीं मानिए। F21 अगर लिखते हैं तो 2 पर कौन लगाया? 1, तो क्या लिखिएगा? 2 पर। तो किस किस चार्ज के बीच लड़ाई है? Q1 और Q2 के बीच ही। यहाँ पर भी अगर 1 पर लगा रहा था 2 तो Q1 Q2, 2 पर लगा रहा है 1 तो Q1 Q2, तो Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, R यूनिट। तो आप देखिए सब कुछ F12 का जितना है, F21 का जितना है, उतने वैल्यू ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स क्या लगा रहा है? बराबर लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो इसके आगे हम लोग लिख रहे हैं, इसके आगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? F12 बराबर है किसका? F21 का, लेकिन एक दूसरे के
अपोजिट है। F12 बराबर है F21 का, लेकिन ये अपोजिट है, इसके विपरीत है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा दिए, माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बताता है, वैल्यू भी बताता है कि दोनों एक दूसरे पर कितना लगा रहा है, और साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है कि कौन किधर लगा रहा है। अगर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस और दोनों में वेक्टर लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि दोनों बराबर है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये सब बात इम्पोर्टेंट सब है, इस चीज़ को ध्यान से लिखिए। आज आपको हम 2 टॉपिक बताए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में दिखाए इसका हम प्रॉपर्टीज बताएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताएंगे जो 3 तरह का होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक एक पॉइंट सुनिए, एक एक बात सुनिए, सब चीज़ सुन करके लिखिए, तभी आप फिजिक्स का नॉलेज गेन कर सकिएगा, अदरवाइज कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ओके, इसको लिखिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब आप लोगों से मिलते हैं। ओके।